मास एंड चार्ज। देखिए जब हम आपको चार्ज पढ़ा रहे थे, जब आपको चार्ज पढ़ाना हमने स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट थिंग क्या बताया था कि चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी फंडामेंटल पार्टिकल्स। किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है चार्ज। तो मास क्या होता है भाई? मास भी तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। तो अब यहाँ पे फंस गया बात कि भैया मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जरूरी है, चार्ज भी जरूरी है, तो दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है ना, कि मास और चार्ज में कोई डिफरेंस ही नहीं है। मास क्योंकि दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, तो ये कह दें कि मास और चार्ज दोनों सेम है? नहीं, दोनों भले ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो लेकिन दोनों सेम नहीं है। दो जुड़वा भाई भले हो, बट ये मूवी में होता है, एक्चुअल में दोनों सेम जरूरी नहीं है कि होते हैं वो। ठीक है ना? बिल्कुल। तो अभी हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं? मास एंड चार्ज। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज? चलिए, तो बचपन में तो ऐसा बहुत सारा आप लोगों ने लाइन ड्रॉ ही किया होगा। एक साइड कंपाउंड और एक साइड मिक्सचर, ये पहला हम लोग लिखना सीखते थे। तो एक साइड उसी तरह मास लिखिए, एक साइड लिखिए आप चार्ज। तो हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। द फर्स्ट थिंग जो हम लोग पढ़ेंगे कि मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट चार्ज कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है? आपने कहीं नहीं ये सुना होगा कि -5 जाकर दुकान वाले को ये तो नहीं बोलते ना भैया -10 kg शुगर दे दो, ऐसा तो बोलते नहीं ना, +10 kg। तो मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जबकि चार्ज क्या होता है? निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। सेकेंड लिखिए, मास इज between two masses only attractive nature of force X। ठीक है? between two charges attractive and repulsive। अट्रैक्टिव और लिखिए, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बोथ टाइप ऑफ फोर्सेस X, it depends on the nature of two charges। चलिए सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग जरा। सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि बिटवीन टू मासेस ओनली अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स एक्स। कह रहा है कि दो मास के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जबकि दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों होता है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं अब इसको हम लोग थोड़ा। आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ के आए हैं, यूनिवर्सल लॉ। क्या न्यूटन साहब ने बोला था? न्यूटन साहब ने बोला था कि जब दो मैसिव बॉडी को कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट करते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? आपस में अट्रैक्ट करती हैं। तो दो मास के बीच में जो फोर्स लगा उसका नेचर क्या था? बट कूलम्ब साहब जब आए तो कूलम्ब साहब ने बोला कि जब दो चार्ज को आपस में लाएंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्सन भी होगा। डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर क्या है। इफ द चार्ज इज लाइक देन रिपल्सन, इफ द चार्ज इज अनलाइक देन
अट्रैक्शन। क्लियर हो गया? अब आइए थर्ड वन। थर्ड वन में देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, जिसका थर्ड नंबर है उसमें हम लोग लिखेंगे कि मास इज नॉट क्वांटाइज्ड येट बट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देखिए आगे चल के हम लोग चार्ज की जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ना ही एक प्रॉपर टॉपिक है ये, बट अभी के लिए आप समझिए कि मास का क्वांटाइजेशन अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किया गया है, बट चार्ज का क्वांटाइजेशन को एस्टेब्लिश किया जा चुका है। ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज क्या होता है, वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि जो चार्ज होता है अगर उनका नंबर का बात करें तो वो नंबर जो होते हैं चार्ज के वो कैसे होते हैं, किस फॉर्म में चार्ज का ट्रांसफर होता है, ऑलवेज इंटीजर के फॉर्म में होता है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन गया, 3 इलेक्ट्रॉन गया, 4 इलेक्ट्रॉन गया, 5 इलेक्ट्रॉन आया, है ना, फ्रैक्शन में नहीं होता है। दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बट मास के बारे में ऐसा अभी तक कोई थ्योरी नहीं आ चुकी है, ठीक है। लेकिन चार्ज के बारे में कह सकते हैं कि द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। दैट मीन्स किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीजर के फॉर्म में होगा, समझे, इंटीजर के फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। बट मास में अभी तक ये नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो होगा वो कहता है कि चार्ज इज कंजर्व। कहता है कि चार्ज इज कंजर्व। चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। कंजर्व कहने का मतलब देखिए आपको इंटायर फिजिक्स की बात बताते हैं, चाहे वो 11th का हो चाहे 12th का हो, अगर आपको कंजर्व्ड वर्ड मिले, कंजर्व, कंजर्व का मतलब क्या होता है, सुरक्षित रखना। आसान भाषा में बात करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन, मतलब कि सुरक्षित रखना। सुरक्षित रखने का मतलब क्या हुआ कि आप दोस्त के पार्टी में गए, 500 रुपया लेके कि पार्टी करेंगे और दोस्त कहीं पैसा खर्च करा के आ गए तो पॉकेट में आपका जो 500 रुपया था वो क्या रह गया, कंजर्व रह गया। इसका मतलब कि द इनिशियल मनी यू हैव इक्वल टू द फाइनल मनी, ठीक है। यू हैव, आपने खर्च किया ही नहीं, आप 500 का नोट लेके गए और 500 का नोट लेके वापस आ गए। क्यों? कंजर्वेशन ऑफ मनी, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मनी बोलिएगा नहीं, आप बेशर्म है, आपको खर्च करना चाहिए था पैसा पार्टी में गए हैं तो, ठीक है। हमेशा फिजिक्स नहीं लगती है, ठीक। तो कंजर्वेशन का मतलब ही होता है फाइनल इक्वल टू इनिशियल। तो चार्ज कंजर्व होते हैं, जितना टोटल चार्ज होगा एक आइसोलेटेड सिस्टम में उतना हमेशा रहेगा, चाहे चार्ज को कैसे भी हिला डुला कर सेक करके बदल दो, टोटल चार्ज वो चेंज नहीं होता है। लेकिन मास इज नॉट कंजर्व्ड इंडिपेंडेंटली, ये वर्ड यूज रखेगा, इंडिपेंडेंटली। मास इज नॉट कंजर्व्ड इंडिपेंडेंटली, इट कंजर्व्ड विथ एनर्जी। देखिए अभी तो हम लोग जान गए कि भैया चार्ज कंजर्व होता है, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, जितना टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का पहले होगा उतना ही क्या होगा, बाद में होगा। बट मास में क्या होता है, मास अकेले कंजर्व नहीं होता है, मास कंजर्व हो सकता है एनर्जी के साथ में। यानी चार्ज इक्वल टू आप कंजर्व लिख सकते हैं, लेकिन जब मास लिखना होगा तो मास प्लस एनर्जी लिखना होगा। एटम बम फोड़ते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर 10th में पढ़ के आए हैं, फ्यूजन पढ़ के आए हैं, उसी में सब चीज़ पढ़ाया गया होगा आपको। अगर आपको शिक्षक पढ़ाए हो, आपको टीचर पढ़ाए हो तो उसी में ये बताए होंगे, जो बहुत फेमस। हाँ, ठीक है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी आपको ये बताया गया होगा। तो मास क्या होता है बोलिएगा, मास अकेले कंजर्व नहीं होता है, मास को अगर कंजर्व करना है तो एनर्जी के साथ कंजर्व होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी पे। नोट डाउन हो गया इधर वाला पार्ट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो आपका हमें बताया ना कि मास इज नॉट कंजर्व्ड इंडिपेंडेंटली, इट कंजर्व्ड बाय विथ
एनर्जी। जब आपको मिश्रा सर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये प्रॉपर उनको पढ़ाना ही है, वो ये पढ़ाएंगे आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। चलिए पहले इधर का समझेंगे, ये आसान है इधर में। चार्ज इज इंडिपेंडेंट विथ स्पीड। कह रहा है कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट विथ स्पीड। चार्ज, ये इंग्लिश सही है ना, ये सही लिखे लाइन ना, चार्ज इज इंडिपेंडेंट विथ स्पीड। इसका मतलब है कि भैया एक चार्ज जा रहा है, उसका स्पीड बढ़ा के 100 टाइम्स कर देंगे तो उसका चार्ज 10 कूलम था तो क्या 20 कूलम हो जाएगा, 9 कूलम हो जाएगा? नहीं, वो 10 ही कूलम रहेगा। उसका स्पीड बढ़ाओ घटाओ जो मर्जी सो करो, उसको कोई मतलब नहीं है दुनिया से, उसके चार्ज को, वो चार्ज नहीं बदलने वाला, चाहे स्पीड बढ़ाए चाहे घटाएं। तो कहिए कि सर हम भी तो पढ़ के हैं, मास भी तो चेंज नहीं करता है। पढ़े हैं ना आप लोग, तो पढ़ के हैं कि मास चेंज नहीं करता है। चेंज क्या करता है? वेट। 9th की फिजिक्स में पढ़े हैं, लेकिन नहीं, मास चेंज करता है। और ये मास्टर बिल्कुल पगलाया नहीं, आपको पढ़ाएगा तुरंत। रुकिए, आप लोग के मन में कुछ विचार आएगा, है हो गया इसका। तो मास इज डिपेंड अपॉन स्पीड। कंडीशन होनी चाहिए व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ, when body is moving with very high speed। वेरी हाई स्पीड मतलब कितना है कि भी कम से कम अगर कुछ नहीं हो तो c/10 के तो आसपास हो। अरे मानते हैं कि c नहीं हो, स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो, क्या हो? स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो, लेकिन उसके आसपास तो हो। तो कह रहा है कि जब कोई बॉडी का स्पीड क्या हो जाएगा तुम्हारा? काफी ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा? स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेटिवली हो जाएगा, तब मास क्या करेगा? चेंज कर जाएगा। अब आइए जरा 2 मिनट का मौन धारण कीजिए, सुनिए ध्यान से। आप लोग 11th तक आए हैं पढ़ते हुए ना, तो जो आप लोग 11th तक न्यूमेरिकल बना रहे थे, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट ये लेके आए हैं 11th से पढ़ के कि मास चेंज नहीं होता है, तो जरा गौर कीजिएगा। आप जितने सारे न्यूमेरिकल्स बनाए थे 11th में, उनमें स्पीड आप क्या ले रहे थे? 100 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, है 50 मीटर पर सेकेंड। कौन सा आप न्यूमेरिकल बनाए थे जरा 11th में हमको याद दिलाइए, जिसमें आप यूज किए थे कि द स्पीड ऑफ द बॉडी इज 30,000 मीटर पर सेकेंड? कोई था वहाँ पे? ऐसा नहीं था ना? 50,000 मीटर पर सेकेंड, अ बॉडी मूविंग विथ 50,000 मीटर पर सेकेंड? पॉसिबल ही नहीं है भाई। अभी तक तो हम लोग सबसे जो फास्टेस्ट जो प्लेन बनाए हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक प्लेन। उसका स्पीड कितना है? स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल टू है, जो कि स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? अप्रॉक्स 340 के अप्रॉक्स होता है। आप अभी तक आप जितना पूरा साइंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके 340 पहुंचे हैं, और यहाँ बात किसकी हो रही है? 3 लाख की। 3 लाख मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख मीटर पहुंच जाएगा, इतना हाई स्पीड। और आप अभी अटके हुए 340 में ही। ठीक है, 340 350 जो भी होगा स्पीड ऑफ साउंड। क्या हम कह रहे हैं कि जैसे कोई पूछेगा ना कि भाई वेरी हाई स्पीड लिख दिए हैं, तो कोई पूछेगा कितना वेरी हाई स्पीड, तो कहना है कम से कम c/10 के आसपास हो। अब कोई बोलेगा c/50, तो हाँ वो भी चलेगा। अब ऐसा नहीं कि नहीं, 50,000 1 लाख भी चलेगा। ये हम बस ऐसे लिख दिए जनरल डेटा, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। अच्छा आप समझो, तो आप पूछो, तो ये हो गया यहाँ पे मास एंड चार्ज में मेरा डिफरेंस खत्म हो गया। लेकिन रुको, यहाँ पे तुमको हम फंसा के चले जाएंगे थोड़े। अब तुम क्वेश्चन आस्क करोगे कि सर आप कह दिए ठीक है चलिए मास बदलेगा, तो बदलने में तो बढ़ेगा कि घटेगा ये बताइए, हाँ है कि नहीं? इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज होगा? तो मास होता है इंक्रीज। आप फिर बोलिएगा ऐसा कैसे होता है? सुबह सुबह आदमी उठ के रनिंग करता है, स्पीड में दौड़ता है, तो मास क्या होता है आपका? घटता है ना। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मास बढ़ जाएगा, ये क्या बात हुआ? नहीं, मास एक्चुअली में ही बढ़ता है। कैसे बढ़ता है अभी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, आप अभी हम पूछें कि आपका मास कितना है,
तो आप बोलिएगा कि सर हमारा जो मास है वो 60 kg है सपोज दैट, तो दैट 60 kg ऑफ मास इज कॉल्ड रेस्ट मास। इन मॉडर्न फिजिक्स, देखिए फिजिक्स में दो पार्ट है, एक है क्लासिकल फिजिक्स जो न्यूटन के एरा का है। न्यूटन के एरा वाला जो फिजिक्स है उसमें क्या होता है, स्पीड बहुत कम होता है। बट मॉडर्न फिजिक्स जो कि आइंस्टाइन का एरा है बोला जाता है, उसमें स्पीड जो होता है वो लाइट के कंपैरेटिवली लिया जाता है। ठीक है, तो जब लाइट के कंपैरेटिवली स्पीड में आप कोई बॉडी मूव करने स्टार्ट करेगी तो जो 3 फंडामेंटल हैं, 3 फंडामेंटल, आप क्या 3 फंडामेंटल पढ़ के आए हैं न्यूटन वाली फिजिक्स में से, मास, लेंथ और टाइम, यही 3 फंडामेंटल पढ़े हैं ना जी। ठीक है, तो ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ के आए हैं। लेकिन मॉडर्न में अच्छा क्या पढ़ के आए हैं कि ना मास बदलता है, ना टाइम बदलता है, नहीं लेंथ बदलता है। लेकिन मॉडर्न में तीनों बदलता है। कब? जब स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होगी तब। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होगी तो ये बदलेगा। तो उसमें मास क्या होता है, मास इंक्रीज करता है, एंड लेंथ और टाइम जो होता है वो दोनों डिक्रीज कर जाता है। अब देखिए टाइम का बड़ा बढ़िया खेल आपको समझाते हैं सिंपल सा। तो टाइम के खेल में जैसे आप और आपकी फ्रेंड दोनों का एज सपोज दैट 20 ईयर्स है, ठीक है, और आप बोले ना कि चलो हम जा रहे हैं अब घूमने। तो दोस्त पूछे कहाँ घूमने जाओगे, तो तुम बोले हम जा रहे हैं अपना शिप से घूमने, 2-4 ग्रह घूम के आते हैं, मिलते हैं 20 साल बाद। ठीक है, और आपका शिप का स्पीड था, मान लीजिए वो स्टार शिप है ना, तो 1 लाख मीटर पर सेकंड स्पीड से आप पूरा एकदम 2-4 ब्रह्मांड घूम के 20 साल में एकदम लौट के आई। आपकी दोस्त आपसे मिलने आई, तो आप किस एज में अपने दोस्त को छोड़ के गई थी? 20 ईयर्स में ना। अब कब रिटर्न किया? तो जो आपका जो फ्रेंड का एज हो जाएगा 20 था और 20 आप आई, 40 ईयर। और वो जानते हो वो आपको देख के नहीं पहचानी, क्योंकि आपका जो एज था आप 20 पे गई थी और आपका जो एज था वो 10 ईयर मान के चलिए बढ़ा, आप 30 ईयर की ही रह गई और आपका दोस्त पहुंच के 40 ईयर। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आप जिस स्पीड से जा रही थी ना, वो स्पीड के कारण टाइम घट गया आपका। आपके लिए टाइम घट गया, समझ में आया ना? उसके लिए टाइम बढ़ा था, नॉर्मल था, लेकिन आपके लिए टाइम स्लो कर गया। तो टाइम लिख लीजिएगा, टाइम और लेंथ ये दोनों डिक्रीज कर जाता है व्हेन द बॉडी मूविंग विद वेरी हाई स्पीड, बट मास इज इंक्रीज्ड। कैसे इंक्रीज कर जाता है? देखिए m इक्वल टू m0 √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी से आपको निकलता है, वेयर m0 इज रेस्ट मास और ये होता है आपका रिलेटिविस्टिक मास। क्या होता है? रिलेटिविस्टिक मास। समझ में आ गया? अब आप कहिए कि सर न्यूमेरिकली जरा बताइए इसको करके कि बढ़ा कि घटा। चलो मान लो कि ये रेस्ट मास है ना, ये मान लो रेस्ट मास है, सपोज एक सिंपल सा बता देते हैं, यहीं पे एक रेस्ट मास है। रेस्ट मास क्या मतलब? तुम्हारा मास हमको दिखाना है कि ये इंक्रीज कर गया, ये m से बढ़ गया। चलो दिखा देते हैं सिंपल सा। ये v क्या है? तुम्हारा स्पीड जिससे तुम मूव कर रही हो, और ये c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट है। मान लो कि v ये c के बराबर हो जाए, पॉसिबल नहीं है, सपोज ये समझाने के लिए v c के बराबर हो जाएगा, तो c स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। c स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 और 1 माइनस 1 0। 0 का अंडर रूट कितना आएगा? 0। m0 बाई 0 कितना आएगा? इनफाइनाइट। तो आपका रिलेटिविस्टिक मास क्या आ गया? आपका मास m था, बढ़ के हो गया इनफाइनाइट। चले जाइएगा ब्लैक होल में, इसीलिए नहीं जाया जाता है लाइट के स्पीड से, खतरनाक है। आप बाकी जनरल करना है ना तो कुछ नहीं करना है, इसको 10 kg मान लेना, इसको c/10 लिखो, न्यूमेरिकल लिखो, तो एक न्यूमेरिकल करके लाना घर से। चलो कर v इक्वल टू दे दे रहे हैं c/20, m इक्वल टू दे दिए हैं m0, रेस्ट मास 100 kg। तो तुमको रिलेटिविस्टिक मास निकाल के लाना है कल। चलो कल के लिए ये न्यूमेरिकल हो गया, सब करके लाएंगे और देखेंगे कि क्या मास 100 kg से बढ़ा। अगर बढ़ा तो आइंस्टाइन बाबा की जय जय। धन्यवाद। आज की सेवा समाप्त होते हैं यहीं पे। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। आया?